नमस्कार। वर्ष 2023 में अब दूसरा ग्रहण पड़ने वाला है। वैसे तो इस वर्ष में कुल 4 ग्रहण की बात हुई है, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण, परंतु भारतीय पंचांगों में केवल 3 ग्रहण की गणना की गई है और उसमें भी जो ग्रहण लगने वाला है उसका कहीं जिक्र नहीं है। और वैसे देखें तो जो प्रभावी ग्रहण पंचांगों के अनुसार, कर्मकांडियों के अनुसार है, वह केवल 1 पड़ेगा और वह भी 28 अक्टूबर 2023 को चंद्र ग्रहण होगा। परंतु इस वर्ष का दूसरा ग्रहण और पहला चंद्र ग्रहण अभी जो पूर्णिमा आने वाली है 5 तारीख की रात में, उस पर पड़ रहा है और यह 4 घंटे से लेकर के थोड़ा ज़्यादा यानी 4 घंटे 17 मिनट तक रहेगा। इस ग्रहण की कर्मकांडी गणना इसलिए नहीं की जा रही है कि यह उपछाया ग्रहण है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, यह एक धूसर ग्रहण है। छाया ग्रहण ही सामान्यतया हमें दिखाई पड़ते हैं, उनकी जो एक गणना होती है अंगुल के हिसाब से, उसी के अनुरूप उसके फलों पर विचार किया जाता है। ग्रहण की जब भी हम बात करते हैं तो देवासुर संग्राम में जो अमृत की प्राप्ति हुई थी और उसके बाद राहु और केतु 2 ग्रह बने थे जो पूर्णिमा और अमावस्या को कभी सूर्य को ग्रसित करते हैं, कभी चंद्रमा को ग्रसित करते हैं और कभी कभी तो दोनों एक साथ ग्रसित हो जाते हैं, जैसे जब अमावस्या के ग्रहण होते हैं यानी सूर्य ग्रहण में। हर ग्रहण के बाद बहुत बड़े बड़े भूकंप कहीं न कहीं विश्व में आते रहते हैं। अभी 20 अप्रैल को अमावस्या के दिन मैं ग्रहण की लाइव रिकॉर्डिंग करवा रहा था। मेरे मुंह से निकला कि इसके पश्चात ग्रहण आएंगे। ग्रहण का मैंने क्षेत्र भी बताया। 10 मिनट के बाद ही एंकर ने बताया कि टीवी पर न्यूज़ आ रही है कि टर्की में एक बहुत बड़ा भूकंप आ गया है। विष्णु पुराण में तो देवासुर संग्राम का जिक्र है ही है, परंतु अगर हम महाभारत को पढ़ें तो उसमें 2-3 जगह पर इसका विवरण मिलता है। पहला विवरण तो ये कहा गया था कि कार्तिक मास में जुड़वे ग्रहण पड़े थे। यह भी कहा गया कि उसमें एक पक्ष 13 दिनों का था। साथ ही साथ यह भी बताया गया कि जब पांडव निकले वनवास के लिए तो उस समय अनावश्यक ग्रहण पड़ गया था, जिसका प्रभाव पूरे महाभारत पर पड़ा। और महाभारत के बाद जब गांधारी से श्री कृष्ण मिले, उन्होंने शाप दिया कि 18 वर्षों बाद तुम्हारे कुल का भी उसी तरह विनाश होगा जैसे मेरे कुल का हुआ। यहाँ बात आती है राहु की अपनी भरचक्र में एक पूरा चक्कर लगाने की। राहु 18 वर्ष 11 दिन में एक चक्र पूरे राशियों का लगा लेता है। अर्थात जो ग्रहण आज जहाँ भी पड़ रहा है, जिस समय पड़ रहा है, ठीक 18 वर्ष 11 दिन के बाद उसी तरह का एक ग्रहण पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं जो बड़ा ग्रहण 5 मई को लगने वाला है, पूर्णिमा के दिन लगने वाला है। वह भारत में दिखेगा, परंतु उसको स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा वेस्ट बंगाल में या कलकत्ता आदि में। अब बात यहाँ यह आती है कि यह किस नक्षत्र में पड़ रहा है। आपने देखा होगा कि सूर्य ग्रहण मेष राशि में पड़ा था, तो चंद्र ग्रहण को तुला राशि में ही पड़ना पड़ेगा, क्योंकि राहु केतु अभी उसी अक्ष पर हैं। और पूर्णिमा के दिन मेष राशि में सूर्य है और तुला राशि में चंद्रमा है। विशाखा नक्षत्र में यह ग्रहण पड़ेगा। विशाखा नक्षत्र विशेष करके प्रभावित हो सकता है, तुला राशि से प्रभावित हो सकती है। फिर बात आती है, मैं कह रहा हूँ इसका सूतक नहीं लगेगा, इसमें आपको कोई प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गर्भिणी स्त्रियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और रात्रि की बात हो रही है, इसलिए हमें खाने पीने की भी चिंता नहीं करनी है। यद्यप सूतक लगता है तब भी, क्योंकि रात्रि में तो कोई खाता नहीं। केवल 12 घंटे की जो बात होती है चंद्र ग्रहण की, इसीलिए कुछ समय ऐसा मिलता है जब हम सूतक की गणना करते हैं और लोगों को बताते हैं कि आप अभी खान पान बंद करते हैं। 5 मई की अर्धरात्रि में 4 घंटे 17 मिनट का जो ये ग्रहण पड़ रहा है, इसको हम धूसर ग्रहण कहेंगे। बहुत थोड़ा सा इस पर प्रभाव पड़ेगा चंद्रमा पर। चंद्रमा के अपना जो क्वांटम है, यानी उसका जो गोलाई में चंद्र दिखेंगे, उसमें कोई कमी नहीं आती है। इसीलिए इसको कोई मान्य ग्रहण नहीं मानते हैं, इसको धूसर ग्रहण करते हैं, उपछाया ग्रहण करते हैं। 2020 में तो ऐसे 4 ग्रहण पड़े थे।
जिसमें 3 दृश्य थे। 23 में जो ये ग्रहण पड़ रहा है चंद्रमा का पहला ग्रहण है, और दूसरा ग्रहण जो पड़ेगा वो हम सभी को दिखाई पड़ेगा, उसका सूतक भी लगेगा और उसके लिए हमें सावधानियां भी बरतनी पड़ेगी, यानी 28 अक्टूबर को। अगर सीधे देखें तो ये कह सकते हैं कि हमें ग्रहण की चिंता पूरे वर्ष भर केवल एक ग्रहण की रहेगी, जो अभी अगला चंद्र ग्रहण होगा। उसके पहले 14 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण पड़ेगा। ये ग्रहण जब भी पड़ते हैं जुड़वे पड़ते हैं, हमें दिखाई पड़े या न दिखाई पड़े, लेकिन जुड़वे पड़ते हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा एक राशि में, जो राशि ग्रहण में लगी हुई होती है, जैसे इस समय मेष और तुला है, उसमें सूर्य 14 अप्रैल से आए हैं और 14 मई तक रहेंगे, इसलिए इस बीच में 2 ग्रहण पड़ जाएंगे और ये दूसरा ग्रहण अभी 5 मई को पड़ने जा रहा है। इसमें सबसे बढ़िया रहेगा, सबसे अच्छा फल मिलेगा हमें धनु राशि वालों को। अब आप कहेंगे कि मैंने कहा ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर भी मैं राशिफल की बात कर रहा हूँ। बंधुओं, राशिगत जो भी घटनाएं होती रहती हैं ब्रह्मांड में, ग्रहण के अलावा भी तो घटनाएं होती हैं, युति होती है, ग्रहों का आपस में मिलन होता है, उनकी दृष्टि होती है, उनकी भावों में स्थिति होती है। उसके आधार पर जो आप रोज अपना राशिफल देखते हैं, उसके अनुसार मैं इतना बता दूं कि धनु, वृष और सिंह के लिए यह ग्रहण कुछ लाभ देगा, और मेष, तुला और वृश्चिक को कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। शेष के लिए यह मध्यम फल वाला होगा। पुनः मैं यह कह दूं कि अगर हमें सीधे सीधे राशिफल कथन की बात करनी पड़ेगी तो हम पुनः यह देखेंगे कि इस समय आपकी राशि में से गुरुदेव किस भाव में है, शनिदेव किस भाव में है, और राहु केतु किस भाव में है, और दूसरे ग्रह जो बीच बीच में इधर उधर पलटते रहते हैं वो आप पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं। इसलिए यह वीडियो मैं केवल इसलिए बना रहा हूं कि आप जब बीच में अखबारों में पढ़ेंगे और आपके पास न्यूज़ आएगी तो आप पूछेंगे कि इस ग्रहण की चर्चा तो अभी हमारे ज्योतिषियों ने की नहीं, न कर रहे हैं, परंतु मीडिया में बड़ी तेजी से हाईलाइट हो रहा है। जैसा कि 20 अप्रैल का जो ग्रहण था उसमें बहुत से पत्रकारों ने यह जानना चाहा कि हाइब्रिड ग्रहण क्या होता है, और हाइब्रिड के नाम पर सभी इसमें मीडिया वाले, चैनल वाले इसके कवरेज के लिए दौड़ पड़े, जबकि यह भारत में एकदम दिखाई नहीं पड़ा। दिन में था फिर भी नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि उनके अक्षों की बात होती है और उसका कोई प्रभाव भी नहीं था। फिर भी चक्र में तो प्रभाव पड़ेगा ही, इसलिए यह वीडियो हम आपके सामने ला रहे हैं कि आप इसको देख करके समझ लें कि इस ग्रहण में आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, और इस ग्रहण के लिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारा यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में भी इसको प्रसारित करें, अपने घर में विशेषकर महिलाओं के बीच में इसको जरूर दिखाएं, सुनाएं। खासकर जो नववधुएं हैं या जो नवप्रसूता हैं, इस तरह की जो महिलाएं हैं, उनके लिए ग्रहण की जानकारी प्राप्त कर लेना बहुत जरूरी होता है। अब हम फिर मिलेंगे ग्रहण के सिलसिले में अक्टूबर के महीने में, जब हमारा तीसरा और चौथा ग्रहण, या कह लीजिए कि अगला सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ेगा। तब हम इन वीडियोस में ग्रहण के ऊपर और चर्चा करते हुए आपसे वार्ता करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ग्रहण को लेकर के जो हमारी भ्रांतियां फैलती हैं, 2 तरह की चीज़ें हैं। तर्कशास्त्री यह बताते हैं कि तो केवल खगोल की सामान्य सी घटना है, जैसे बादल आ गया और सूर्य छिप गया, चंद्रमा छिप गया। लेकिन अगर हमारे पुराने ज्योतिषीय ग्रंथों का अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि हमारी गणित पूरी तरह से निर्धारित करती है कि ग्रहण कब लगेगा, कितना लगेगा और किस क्षेत्र में दिखेगा। यह है हमारी ऋषियों की महानता, जिन्होंने पूरे विश्व को यह बताया कि ग्रह की गति क्या होती है, ग्रह की त्रिकोणमिति क्या होती है, और हम किस तरह से उनका वेद करते हैं। वेद मतलब उनको यहाँ से बैठ करके देखना, और उस वेद के बाद हम पूरे पंचांगों के माध्यम से सबको बताते हैं कि इस समय आकाशीय पिंडों की स्थिति आपस में क्या है। यहाँ तक कि हम बताते हैं कि हमारा जो अयन चलन होता है, यानी जो हमारा विषुव होता है या उत्तरायण या दक्षिणायण है, वह कहाँ से किस तारे के माध्यम से दिखाई पड़ेगा। कभी वह धनिष्ठा में दिखाई पड़ता था, कभी वह श्रवण में जाता है, और उसके ही आधार पर हम अश्विनी या कृतिका से नक्षत्रों की
शुरुआत करते हैं। ये हमारे वैदिक ज्योतिष की परंपरा रही है और वैदिक ज्योतिष का गणितीय ज्ञान है। हम उम्मीद करेंगे कि आप इसमें रुचि लेंगे। हमारी वीडियोस को देखते हुए भी आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी वैदिक गणित, हमारी आकाशीय गणित और हमारे आर्यभट्ट आदि जो विद्वान थे, हमारे सूर्य सिद्धांत में कितनी गणनाएं छुपी हुई हैं, जिसके आधार पर आज की सारी गणनाएं नासा आदि कर रहे हैं। धन्यवाद। पंडित ब्रजेंद्र मिश्र, ज्योतिषाचार्य, प्रयागराज।